देश के बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंपने को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बाद बैंक कर्मचारियों ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल की घोषणा की, जिसके तहत आज राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन किया। बैंक कर्मचारी के इस हड़ताल के कारण को समझने के लिए महाराष्ट्र टीवी 24 ने ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष स्वयं प्रकाश तिवारी और SC/ST OBC के नागपुर जोनल प्रेसिडेंट सिद्धार्थ राउत से बात की। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने की बात अपने बजट भाषण में दी थी। उसका ही विरोध फिलहाल नागपुर में किया जा रहा है। नागपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो कर्मचारी है वो उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथ में बाकायदा बैनर है और जो है ये जो भाषण उन्होंने दिया था उसमें जो प्राइवेटाइजेशन की बात की थी उसका विरोध किया जा रहा है। देश कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है तो बैंक को सबसे पहले प्राइवेटाइज करने की बात की गई है। मेरे साथ बात करने के लिए है स्वयं प्रकाश तिवारी जी है जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉय फेडरेशन के। सर क्या बताओगे, इस बजट भाषण में उन्होंने कहा है कि 4 बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, आप इसको किस तरह से देखते हो? देखिए, ये जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है इनका तो बजट के पहले ही चालू था, लेकिन बजट में इसकी ज़्यादा स्पष्टता आ गई जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में कहा कि 4 बैंकों का वो लोग निजीकरण करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली ऑफिशियली उस समय मेंशन किया गया। तब से हमारे इस आंदोलन की तीव्रता और बढ़ गई, क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ ये 4 बैंकों का नहीं, हमारा मुद्दा तो ये है कि किसी भी बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आज हम लोग बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात करें, हम तो कहते हैं किसी भी उद्योग का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए और सरकार की सामाजिक दायित्व के तहत कुछ उद्योगों को सरकार के ही इसमें रहना चाहिए, सरकार की ही गवर्नेंस में रहना चाहिए, ये हमारा मानना है। लेकिन ये बजट में उन्होंने जब घोषणा की तब ये आंदोलन का तीव्रता बढ़ गई और तभी हमारे शीर्ष फोरम ने ये निर्णय लिया जिसको हम लोग AIBA कहते हैं और AIBA के हिसाब से कन्वेनर के माध्यम से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, आज देश में जितनी भी यूनियंस है, आप इस मुद्दे की तीव्रता समझ सकते हैं कि जितनी भी यूनियंस है वो सारी यूनियंस ने इस प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने के लिए कदम उठा लिए और 15 और 16 को हड़ताल हमने डिक्लेयर की हुई है। इसमें ऐसी एक भी यूनियन नहीं है जो जिसमें इसमें समावेश नहीं है और यही हमारा इस बात का द्योतक है कि ये विषय जो है ये राष्ट्र के मुद्दे से निहित नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी मुद्दा है और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। 15-16 का आज हमने बैंक स्ट्राइक डिक्लेयर किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेते अगर रहेंगे तो उन्होंने किसी बैंक का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो 4 बैंक बची हैं जिनका मर्जर नहीं हुआ है उनको ये धोखा ज़्यादा समझ में आया है तो उन्होंने इसकी तीव्रता ज़्यादा ली है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी कभी हो सकता है, इस सरकार का कुछ भरोसा नहीं कब किसका प्राइवेटाइजेशन कर दे। तो हम तो सिर्फ ये 4 बैंकों का नहीं, किसी भी बैंक का, किसी भी उद्योग का निजीकरण नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर हम लोग आज लड़ाई मैदान में उतरे हुए हैं। सरकार ये कह रही है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनके NPA ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो घाटे में है, इसके कारण हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। आप इसको किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अगर NPA बढ़े हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा पिछले 10 साल से 20 साल से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के NPA बढ़ने का कारण कौन। इसमें सरकार की ही नीति रही है। आप समय समय पर आपने देखा होगा बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इस बैंक का शोषण किया है और NPA बढ़ाने के बाद जब वो खाते में पैसे नहीं भरते उसका कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, एक अलग एजेंसी लेगा कि अपने बैलेंस शीट से उसको वहाँ पर निकाला जाता है। ये रास्ता क्यों? अगर हमारा कहना है कि जिन लोगों ने ये बैंकों का पैसा डुबाया है तो उनकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा वसूल होना चाहिए। वो देश से बाहर भागते ही कैसे हैं? हमारी बहुत पहले से डिमांड रही है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग अकाउंट्स, जिन्होंने NPA किया है उनको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाए, उनको सलाखों के पीछे किया जाए। अगर ये मुद्दा तभी मान लेते हैं तो ये राष्ट्रीयकरण कभी भी तोटे में नहीं आती थी। जिम्मेदार सरकार लेकिन उसकी सजा भुगत रही है ये एम्प्लॉयज़ जो राष्ट्रीयकृत बैंक में काम करते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए है सिद्धार्थ राउत जो SC/ST OBC एम्प्लॉय एसोसिएशन के जोनल प्रेसिडेंट है नागपुर जोन के। सर, किस तरह से देखते हो सरकार का ये जो सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, आप एम्प्लॉय को SC/ST एम्प्लॉय को इसको कितना नुकसान होगा? देखिए, इसका नुकसान सिर्फ SC/ST OBC एम्प्लॉय को ही होगा, ये धारणा बहुत ज़्यादा गलत है। हम लोग जब ये कहते हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेटाइजेशन का असर रिजर्वेशन पर होगा, ये बहुत सही बात है।
कि इसके बाद में अगर कोई इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो प्राइवेटाइजेशन में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दी गई है रिजर्वेशन के लिए, वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये बात सही है। लेकिन इसका दायरा बहुत ज़्यादा व्यापक है। ये केवल SC ST OBC या रिजर्वेशन तक का मसला नहीं है। हमें इतना सीमित इसे नहीं समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि इस बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ क्यों। 1969 में जब नेशनलाइजेशन हुआ तो नेशनलाइजेशन करने के पीछे का उद्देश्य ये था कि पहले क्लास बैंकिंग हुआ करती थी और वो क्लास बैंकिंग में केवल कुछ तबके के लोगों के लिए ही बैंकिंग सुविधाएं दी जा रही थी और उसमें मास नहीं जा पा रहा था, उसमें गरीब आदमी नहीं जा सकता था। और किसी भी तरह से गरीब आदमी तक के ये बैंकों की रिच पहुँचे, किसी भी तरह बैंकों की सारी फैसिलिटी गरीब लोगों तक के पहुँचे, इसलिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। और बैंकों का नेशनलाइजेशन जब किया गया तो इनके पीछे एक बहुत बड़ा व्यापक उद्देश्य था। ये सरकार वापस से उस किए गए नेशनलाइजेशन को प्राइवेट कर रही है। ये बहुत बचकाने डिसीजन ये सरकार ले रही है। ये केवल पहला डिसीजन नहीं है कि उन्होंने अब कहा, बजट सत्र में जैसे 4 बैंक जो कहा जा रहा था, तो वो बजट सत्र में उन्होंने 2 बैंकों का ऐसा कहा था कि 2 बैंकों का नेशनल प्राइवेटाइजेशन होगा, एक GIC प्राइवेट होगी और LIC के IPOs निकाले जाएंगे, ऐसी उनकी धारणा है। लेकिन हम ये मानते हैं कि देश के किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का अधिकार इन्हें दिया किसने? इनका ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ये इतने बचकाने डिसीजंस ले रही है कि इसका मुआवजा उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और हम ये भी कहते हैं कि प्राइवेट जब कोई भी संस्था होगी तो वो सामान्य आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। सामान्य आदमी वापस हतबल हो जाएगा। वो किसी बैंक में अभी नेशनलाइज्ड बैंक्स हर रूरल एरिया में है, हर प्राइवेट एरिया, हर रिमोट एरिया में, हर विलेज में है और रिमोट एरिया में, रूरल एरियाज़ में नेशनलाइज्ड बैंक पहुंची है और वो अपनी सुविधाएं दे रही है। प्राइवेट बैंकों का इतना पर्कुलेशन नहीं है। प्राइवेट बैंक से केवल पैसा कमाने का मात्र एक माध्यम है और अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो सामान्य जनता का इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये लड़ाई सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज़ की नहीं है, ये लड़ाई किस तरह सामान्य जनता को नुकसान होगा? लोग ये समझ नहीं पा रहे कि प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो उनका किस तरह से नुकसान होगा? उनका नुकसान इस तरह से होगा कि मान के चलिए आज अगर आप एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में, ऐसी कोई प्राइवेट बैंक में खाता खोलने के लिए जाते हैं तो आपको जनधन की सुविधा वहाँ नहीं दी जाती। आप जनधन के खाते वहाँ नहीं खोल सकते। आपको मिनिमम बैलेंस रखने पड़ते हैं, 5,000 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता है। नेशनलाइज्ड बैंकों में आप 500 रुपये मिनिमम बैलेंस रखकर अपना खाता चला सकते हैं। सामान्य आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी, फल फ्रूट बेचने वाला आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएगा खाता खोलने के लिए? वो तो बोलेगा कि मैं खाता ही नहीं खोल सकता हूँ क्योंकि इतना तो उसका सेविंग ही नहीं होता है। नेशनलाइज्ड बैंक्स है, इसलिए गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी सक्सेस हो रही है। मोदी जी ने जनधन योजना निकाली, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस जनधन योजना को पूरे देश में सफल करने का काम सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंकों ने किया। आप अगर एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ 2% मात्र प्राइवेट बैंक का इसमें कंट्रीब्यूशन है। अब आप बताइए कि बाकी का कंट्रीब्यूशन अगर नेशनलाइज्ड बैंक दे रही है, इतने बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स को रात रात दिन काम करके दिन में 5-5 हज़ार खाते नेशनलाइज्ड बैंकों ने खोले, आप उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सुबह 8 बजे से बैठकर रात को 8 बजे तक के बैठकर उन्होंने खाता खोलने का काम किया है, किसी प्राइवेट बैंक ने नहीं किया। आज तक के वो जनधन योजना चल रही है, आज तक का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट बैंकों का सिर्फ 2% मात्र है। और अगर यही चीज़ चलती रही तो ये नुकसान सिर्फ सामान्य बैंकों का होगा। प्रधानमंत्री जी की दूसरी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग मुद्रा के नाम से जानते हैं। मुद्रा का पर्कुलेशन सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंकों में ही है। आप प्राइवेट बैंक में जाकर बात करिए कि मुझे मुद्रा लोन चाहिए, कोई आपको खड़ा भी नहीं करेगा वहाँ पर। ये आप अभी इंडिया टुडे का समिट हुआ था जिसमें पीयूष गोयल जी ने ये सार्वजनिक तौर पर कहा कि इस देश में गरीबों को खड़ा करने का काम सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक ने किया है। ये उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहा है और उन्हीं के मंत्री है। तो उन्हें ये समझना चाहिए है कि हम किस तरह से, किस इंडस्ट्री को हम लोग प्राइवेट कर रहे हैं। तो सामान्य जन इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग होगा और ये लड़ाई सभी के हितों में है, ये देश हित का मुद्दा है। सर, 2 दिन का लॉकडाउन, माफ़ कीजिएगा, 2 दिन का आपका बंद है, कितना आपको लगता है कि आपके 2 दिन के बंद का सरकार पर असर पड़ेगा? देखिए, बंद का असर, ये जितना बंद होता है इसका सारा रिपोर्टिंग होता है मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से, CID के माध्यम से इसका रिपोर्टिंग होता है। और जब सरकार को 2 दिन बंद के कारण जो लाखों रुपए का बिजनेस का नुकसान होगा तब उनकी आंखें खुलना चाहिए। अगर कोई सिर्फ ढोंग करके सो रहा होगा तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर उनकी आंखें खुलती है कि जब इस मुद्दे को लेकर इस देश में इतना बड़ा बिजनेस का नुकसान हो रहा है तो ये नुकसान किसका कर रहे हैं? ये जनसामान्य का नुकसान कर रहे हैं। हम हड़ताल करके जनसामान्य का नुकसान करना नहीं चाहते। आज ने अभी अपने प्रश्न किया कि जनसामान्य को क्या तकलीफ होगी निजीकरण होता है तो
क्या शिक्षा ऋण वो दे सकेंगे? बिना गारंटी के आधे से ज़्यादा लोन राष्ट्रीयकृत बैंक देता है, ये क्या बिना गारंटी के, बिना सिक्योरिटी के क्या लोन दे सकेंगे? ये सारी योजनाएं सरकार की है, और सरकार जब अपनी योजना इस राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से चलाना चाहती है तो फिर इसको बेचने का दुस्साहस क्यों इसको निजीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं? क्योंकि एक ही कारण है, इसका सारा सामान्य मानस के बचत का पैसा ये भांडवलशाही में देना चाहते हैं। और आम जनता को आज जो ब्याज दर मिल रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे रिटायर्ड लोग, पेंशनर्स लोग जो जीविका चलाते थे वो भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। आपको मालूम होगा कितने ब्याज दर कम हो चुके। वो अगर मूल रकम अगर खाना चाहेगा तो कल की उसकी हालात क्या होगी? ये सारे चीज़ों को लेके ये नुकसान जन सामान्य का है। हमारी लड़ाई भी जन सामान्य की है, और इस देश के देशभक्त के नाते हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश हमारा है, ये उद्योग हमारा है। आपको देश को उद्योगों को बेचने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। आप ये दुस्साहस ना करें। अगर 2 दिन के हड़ताल में भी अगर मानना नहीं चाहते तो हम ये आपको चेतना देना चाहते हैं कि अगले बार हमारा जो स्ट्राइक है वो इससे लंबा रहेगा, और लड़ाई तो हम लोग जीत के लड़ते रहेंगे। यही हमारा प्रण है। सर, इसके पहले भी जब 4 बैंकों का मर्जर हुआ था तो भी एम्प्लॉय जो है वो रास्ते पर आए थे, उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। अभी आपका आंदोलन है, इसका आपको लगता है कि आउटपुट निकलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया। मर्जर और प्राइवेटाइजेशन ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। मर्जर में हम लोगों ने बैंक एम्प्लॉयज़ करके राष्ट्रीयकृत आइडेंटिटी कहीं पे भी खोई नहीं थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में हमारे खुद समाज का ढांचा ही बदलने जा रहा है। मैं आपको मानता हूं कि मर्जर तो उन्होंने चाहा और किया, और यही उनको घमंड चढ़ चुका है कि जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। मर्जर का मुद्दा जो था वो 4 बैंकों को एक बैंक में मर्जर करने का था। राष्ट्रीयकृत ढांचा कहीं पे भी इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज इनका जो दुस्साहस है, इस बजट के माध्यम से ये लोग राष्ट्रीयकरण के ढांचे को छू रहे हैं। इसलिए लड़ाई उससे ज़्यादा तीव्र है जितनी तीव्र मर्जर के समय नहीं थी। हम मानते हैं कि मर्जर के समय वो लोग कर पाए, लेकिन राष्ट्रीयकरण के विरोध में हम जो लड़ेंगे इसको वो नहीं कर पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद। तो जिस तरह से देश के बैंकों को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, उसके विरोध में आज जो है बैंक एम्प्लॉय आंदोलन कर रहे हैं, तो वही जो आंदोलन है आगे और भी तेज़ होगा, ऐसी बात भी उन्होंने कही। कैमरा पर्सन दिलीप हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।